गुड मॉर्निंग सर। कल ये निकाला था ना। अब देखिए इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे फिक्स्ड एंड को। ये इनकमिंग वेव है। अब यहाँ पे बताइए हम लोग क्या क्या जंक्शन लें इसके हिसाब से या ट्रांसमिटेड के हिसाब से। अगर फिक्स्ड एंड पे है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसको कैसे अप्लाई करना है? ये तो रिफ्लेक्टेड वेव का है या आपका ट्रांसमिटेड वेव का है। मेरे को इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। अर्जुन बिल्कुल सिंपल सा है। यही तो है मैथमेटिकल प्रूफ उसका। हाँ V2 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वेव आपकी मूव कर ही नहीं रही है, हाईली डेंस्ड है। ठीक है, फिक्स्ड एंड है तो हाईली डेंस्ड है, यहाँ पे कोई भी ट्रांसमिटेड वेव नहीं है। तो V2 इज इक्वल टू और कोई एजम्पशन आएगा क्या यहाँ पे? ठीक है, तो अगर V2 इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला पार्ट देखिए क्या हो गया, 0। कोई भी ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड नहीं होगा। और AR माइनस AI के बराबर। V2 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, हो गया प्रूफ। ये तो हमारा प्रूफ था कि जो आपका रिफ्रैक्टेड वेव है वो ये ऐसे जाएगा। देखिए AR इज इक्वल टू माइनस AI और रिफ्लेक्टेड है वाले की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिए, ये इसका प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ, जो कल हम लोग लॉजिकली बात कर रहे थे। फ्री एंड पे क्या एजम्पशन लगाएंगे? अगर ये फ्री एंड होता तो फ्री एंड पे क्या लगाते हैं? आइडियल केस में हम लोगों ने क्या माना था कि फ्री एंड है, इसका मतलब ये भी आपका मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक, तो ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम।
रेयरर मीडियम है, इसका मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए आइडियल केस? 0। म्यू की वैल्यू आइडियल केस में क्या होनी चाहिए? 0। अगर म्यू की वैल्यू आइडियल केस में 0 हो गई तो V2 क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? तो म्यू 0 हो गया तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब V2 इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू V1। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली V2। और V1 प्लस V2 भी क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली V2। तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस AI। AT में आई है V2 माइनस प्लस V1, V2 और ये भी V2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2AI। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो फ्री एंड है, फ्री एंड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? 2AI के इक्वल, डबल एम्पलीट्यूड। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए AT और AR। डायरेक्ट फॉर्मूले पे देखिए, अगर मैं V1 की वैल्यू की बात करूं तो V1 इज इक्वल टू T अपॉन म्यू। तो ये हो जाएगा 1/2 T अपॉन म्यू। और V2 की वैल्यू बात करूं तो V2 इज इक्वल टू T अपॉन म्यू। इसको अगर मैं V सपोज कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2V। ठीक। अब A2 इज इक्वल टू 2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू AI। AI आपको 5 दिया हुआ है। 2V2 4, V1 प्लस V2 3, ये T की वैल्यू। और AR क्या होगा?
v2 2v minus v divided by 3v। अगर मेरे को ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन चाहिए तो कैसे लिखेंगे? ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये ट्रांसमिटेड के लिए इसी साइड में जा रहा है, तो हमारा सिंपल जनरल इक्वेशन तो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका एम्पलीट्यूड एटी का 20/3, और रिफ्लेक्टेड के लिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5/3। सर मॉड्यूल में जो इंसिडेंट इसकी इक्वेशन लिखी हुई है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग वेव में। सही है, सही है। ओके। अभी मैं वही बताऊंगा कि कैसे वो लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप लोग के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखें या ओमेगा टी ये वाली इक्वेशन लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन स्टैंडिंग वेव पे फर्क पड़ जाता है। नोट कर लिया? यस सर। स्टैंडिंग वेव मान लीजिए आपके पास रोप है, एक वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही स्ट्रिंग है। देखिए स्टैंडिंग वेव बनता कैसे है। ये वेव आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए आपके पास एक रोप है, एक सोर्स यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे खड़ा और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसने एसएचएम किया, ठीक, तो वेव ऐसे मूव करेगी, और इस वाले ने भी एसएचएम किया तो ये वेव ऐसे मूव करेगी, ठीक। तो एक ही स्ट्रिंग पे दो वेव आ रही है, ये मैंने अलग अलग बनाया सिर्फ स्टैंडिंग वेव को दिखाने के लिए। एक ही स्ट्रिंग पे आपकी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, सॉरी राइट डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है, ठीक। अब t इज इक्वल टू 0 पे, ये हम लोग बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं सुपर इम्पोज करूं, मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं a b c d, ये मैं पॉइंट्स ले रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करूं तो सुपर इम्पोज करने के मतलब क्या कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो देखिए आपको ऐसा वेव नजर आएगा, ये डबल एम्पलीट्यूड ये होगा ना, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे सुपर पोजिशन है, ये सुपर पोजिशन एट t इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टाइम पीरियड, ये 0 है, ये t/2 है, ये t है, ये कितना होगा t/4, ये कितना होगा 3t/4, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं टाइम इज इक्वल टू t/4 पे, मैं सिर्फ देखिए दो ही लिखूंगा, उसके बाद हम लोग वेव फॉर्म नहीं बनाएंगे। t इज इक्वल टू t/4 पे ये वाली जो वेव है ये इतनी आगे पहुंच चुकी होगी, ठीक, और ये वाली जो वेव है ये इतनी पीछे पहुंच चुकी होगी, ये वाली वेव इधर मूव कर रही है, ठीक है,
और ये वाली वेव इधर मूव कर रही है। तो देखिए t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे क्या होगा, मैं इसके पैरेलल ही तो बना रहा हूँ। t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे ये वाली वेव इधर पहुंच चुकी है, इधर पहुंच चुकी है, तो देखिए ये ऐसे ऐसे ही आ रहा है ना कंटिन्यूएशन में, ठीक। अगर ये वाली वेव इधर पहुंचेगी तो ये वाला पोर्शन आगे पहुंच चुका होगा, इस वाले पोर्शन को आगे पहुंचा दी, यहां से वेव स्टार्ट हो रही होगी। और ये वाली वेव इधर आगे की तरफ मूव कर चुकी होगी, मतलब कि ये जो मैक्सिमा है वो यहां आ चुका होगा, ठीक। ये मैक्सिमा आपका यहां पे आ चुका है, ये ऐसी कंटिन्यूएशन में जा रही है। अब t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे मेरे को क्या करना है, फिर से इन दोनों को ऐड करना है, ठीक। ये a और b पॉइंट थे, ये अभी भी a और b पॉइंट है, a पॉइंट और ये b पॉइंट। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, ये माइनस है ये प्लस है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ये 0, ये 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। ये वाला प्लस ए, ये वाला माइनस ए, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये ग्राफ बन रहा है t इज इक्वल टू टी बाई 4, ठीक है। अब इसका जस्ट इसके बाद क्या होगा, t इज इक्वल टू टी बाई 2 पे ये पूरा का पूरा वेव ऐसे नजर आएगा वापस, और ये वाला वेव भी ऐसे नजर आएगा। फिर से नेट एम्पलीट्यूड देखिए नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो रहा होगा, करके देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पहुंच चुका है और ये वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा इधर पहुंच चुका है। अब एम्पलीट्यूड नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, लेकिन ए और बी पॉइंट पे हमेशा एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे हमें एम्पलीट्यूड आपका 0 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड। ए और बी की डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 मिलेगा, किसी भी टाइम पे देख लीजिए निकाल। मैंने एक जनरल टाइम लिया हुआ था ताकि एनालिसिस करना आपको आसान हो। तो यहाँ पर आपको वेव ऐसे नजर आएगी, मान लीजिए कि ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, आपको वेव सिर्फ इन दोनों के बीच में नजर आएगी। स्टैंडिंग वेव को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक रबर बैंड ले लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ से इसको टाइट पकड़ लीजिए। अब बीच में आपने क्या किया, हाथ को रखा और नीचे करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे से वाइब्रेट होता है, ठीक। वेव तो बन रहा है लेकिन वेव मूव नहीं कर रहा, उसी को कहते हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अगर आपने एक रबर बैंड ले लिया और बीच में इसको स्लैग करके छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, ठीक है, लेकिन वेव आपका मूव नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में, तो इसी को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। यही बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था जो प्रूव करता था क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर। पोस्टुलेट को दोबारा पढ़िए, हम लोग जब जर्मन डेविएशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे फिर से मैं रिपीट करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग वेव को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये ऊपर जाएगा फिर नीचे भी तो आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। रबर बैंड को इमेजिन कीजिए, ऐसे ही होता है ना, रबर बैंड को आपने नीचे करके छोड़ दिया तो ये ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा, फिर ये नीचे करके फिर ऐसे जाएगा, फिर मैक्सिमम नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे अप एंड डाउन होता रहता है। क्लियर है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में अगर हम लोग ध्यान से देखें, वेव को हम लोग क्या कह रहे थे कि वेव में जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, और टोटल एनर्जी क्या होती है, वेरिएबल। यहां पर स्टैंडिंग वेव बन रहा है, मतलब कि ये जो वेव है ये कहीं पे प्रोपोगेट नहीं कर रहा,
ठीक, अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल को देखूं, किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल को देखिए, मैं इस वाले पार्टिकल को देख रहा हूं, तो ये वाला जो पार्टिकल है मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, यहां तक, और फिर मैक्सिमम नीचे आ रहा है यहां तक। इस वाले पार्टिकल को देखूं तो ये मैक्सिमम ऊपर जा रहा है यहां तक, और ये मैक्सिमम नीचे जा रहा है यहां तक। इसी तरह से हर एक पार्टिकल, ये मैक्सिमम ऊपर यहां तक जा रहा है, ये मैक्सिमम नीचे यहां तक आ रहा है। ठीक, वेव में और स्टैंडिंग वेव में डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चन यहीं पे बनते हैं। अगर मैं वेव और स्टैंडिंग वेव के बारे में बात करूं तो वेव में जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है ना। वेव वहां पे पहुंचेगी ए एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड, सभी पार्टिकल्स अप एंड डाउन करते हैं लेकिन सेम एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी आपके स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकल्स अप एंड डाउन कर रहे हैं लेकिन हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। क्लियर है? वेव में जैसे कि आपका ये वेव है, ये वेव है, इस डायरेक्शन में मूव करना। वेव में अगर हम लोग बात करें तो जो पहला पार्टिकल था वो मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इसने अप एंड डाउन किया, तो जो हो सकता है जो दूसरा पार्टिकल वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अप एंड डाउन करे। जब तक वेव उसके पास पहुंचेगा नहीं ये अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, तो वेव तो यहां से यहां पहुंचेगा तभी तो ये अप एंड डाउन करेगा। तो वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल अप एंड डाउन कर रहे हैं वो अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। अगर हर एक पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अप एंड डाउन कर रहे हैं इसका मतलब हर एक पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस का देखिए लॉजिकल मीनिंग क्या होता है। फेज डिफरेंस का मतलब होता है जब आपने वेव को देखना स्टार्ट किया, ठीक, जब आपने वेव को देखा तो आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया, मतलब t इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग है उसमें कई सारे मार्क कर दीजिए। मैं आपने यहाँ पे बोल दिया कि येलो, आपने रिबन बांध दिया, यहाँ पे आपने ब्लू रेड ऐसे करके बहुत सारे रिबन बांध दिए। सिर्फ उस पार्टिकल को, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखेंगे। जब वेव पहले वाले पे पहुंचेगा तो ये अप एंड डाउन करेगा, 2 सेकंड के बाद ये दूसरे वाले पे पहुंचा तो इसने अप एंड डाउन किया, उसके बाद 3 सेकंड के बाद इस वाले पार्टिकल ने अप एंड डाउन किया। तो आपने कहा कि हर एक के बीच में फेज डिफरेंस है क्योंकि हर एक अलग अलग टाइम पे अप एंड डाउन कर रहे हैं। और आपका रेफरेंस क्या है, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया आपने देखना, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, हर एक पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अप एंड डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इस वाले स्टैंडिंग वेव में बात करूं, ये आपकी क्या थी, एक रबर बैंड था, इसको आपने ऊपर किया और छोड़ दिया, तो इस रबर बैंड पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, सब एक साथ नीचे आ रहे होंगे। इमेजिन कीजिए ये आपका रबर बैंड है, इसको आपने स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ, तो ये सब एक साथ ही ऊपर नीचे जाएंगे ना, ये एक साथ ही ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन हर एक का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग वेव में, सिंगल वेव पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे हर एक पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। लिखते जाइए, थ्योरी के क्वेश्चन है ये सब। लेकिन वेव में हर एक पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस होता है, लेकिन अगर स्टैंडिंग वेव में अगर हम लोग सिंगल वेव में हर एक पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो हर एक पार्टिकल्स का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसका मतलब सभी पार्टिकल एक साथ अप जा रहे हैं और एक साथ डाउन जा रहे हैं। वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। पॉइंट नोट करते जाइए। वेव में हर एक पार्टिकल का, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं मीडियम के, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है।
वेव में जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड से एसएचएम करते हैं। वेव में भी सभी पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव में भी सभी पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। वेव में आपके हर एक पार्टिकल जो एसएचएम करें हर एक का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। क्लियर है? अब बिल्कुल बेसिक पे आ जाइए। हम लोग जब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकाल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आपने क्या देखा, एक वेव राइट डायरेक्शन में जा रही थी और एक वेव आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो हमारा एक स्टैंडिंग वेव बन रहा है। तो अब मेरे को स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन चाहिए। मतलब कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, दो वेव को हम लोग क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। और वेव की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था, बिल्कुल बेसिक पे, ये वेव की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या करता हूं, जो आपका सोर्स है, ठीक है, सोर्स में अगर आपका वेव राइट डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा कि के एक्स माइनस ओमेगा टी क्यों लेते हैं। ये आपका वेव है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मेरे को वेव की इक्वेशन लिखनी है। तो वेव की इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सोर्स की इक्वेशन लिखूंगा और सोर्स में टी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, टी माइनस एक्स अपॉन वी। मैंने बताया था ना कि ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम करेगा। ये पार्टिकल ने एसएचएम किया, कितने टाइम पहले इसने एसएचएम किया होगा, टी माइनस एक्स अपॉन बी। याद आ रहा है, अगर ये डिस्टेंस आपकी एक्स है तो अगर मेरे को वेव की इक्वेशन लिखनी है तो मैं सोर्स की इक्वेशन में टी को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, टी माइनस एक्स अपॉन बी से। सोर्स की इक्वेशन क्या होगी, मेरे को सोर्स की इक्वेशन बताइए, सोच समझ के सही बताइएगा, सोर्स की इक्वेशन क्या है। सोर्स तो एसएचएम कर रहा है ना, तो एसएचएम की इक्वेशन लिखिए, इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की एसएचएम की इक्वेशन। एसएचएम की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये वेव कुछ देर के बाद यहां पहुंच चुका होगा, ऐसे हुआ होगा ना, ये आगे आगे पहुंच गया वेव। तो ये वाला जो सोर्स था ये कहां मूव कर रहा है, अप या डाउन, ये नीचे मूव कर रहा है, और नीचे वाला डायरेक्शन क्या है मेरे लिए, नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। अगर मेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आपने क्या लिखा, y1 इज इक्वल टू, माइनस लिया आपने, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, माइनस ए साइन ओमेगा टी। और अभी मैंने बताया कि अगर मेरे को वेव की इक्वेशन लिखनी है तो टी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, टी माइनस एक्स अपॉन बी से। तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया टी माइनस एक्स अपॉन बी से। तो इसको आपने लिखा माइनस ओमेगा अपॉन बी इंटू एक्स। ओमेगा अपॉन वी क्या होता है, कि, तो इसको आपने लिखा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये पता है सबको, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये पहले वाली वेव की इक्वेशन आ गई। क्लियर है?
यहां तक क्लियर है सभी को? दूसरे वाले वेव पे आते हैं। दूसरी वाली वेव तो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक। अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मैं बोलूंगा कि हमने कुछ आगे मान लिया, वेव इधर पहुंच चुकी है। तो ये वाला जो सोर्स है ये कहाँ मूव कर रहा है अब? तो इसकी इक्वेशन अगर मेरे को लिखनी पड़ेगी तो y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। वेव आपका लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है तो t को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? t प्लस एक्स अपॉन टी। तो देखिए ये इक्वेशन मिल जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये y2 मिल गया। मतलब कि पहली वाली वेव मिल गई और आपको दूसरी वेव मिल गई। दोनों वेव आपके सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो मेरे को क्या मिल रहा है? स्टैंडिंग वेव। तो मैं तो सिंपल दोनों को क्या करूंगा, वाई नेट निकालूंगा। तो वाई नेट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या था आपका? a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जल्दी बताइए, मैं बताऊंगा। नहीं, ये तो आना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। इतनी मैथ आनी चाहिए, ये मैं सोचे कि मैथ ऐसा यूज होगा। और खास तौर पे एसएचएम वेव और वेव ऑप्टिक्स में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दी जाती है तो उसके बाद पूछा जाता है नेट एम्पलीट्यूड कितना है। हाँ, 2 नहीं, अरे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2 या sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2 या sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2। मैंने सभी बता दिया कौन सा करेक्ट है। दो स्टेप में निकाल भी सकते हैं अगर नहीं आता तो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताइए कौन बता रहा है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला छोड़िए, टाइम वेस्ट होगा। लिख लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d upon 2। नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला कभी? नो सर। मेरे को पता था। cos a प्लस b लिखिए, उसके बाद cos a माइनस b लिखिए। देखिए ऐड उड करके कुछ ऐसे ही आ जाएगा, या मल्टीप्लाई, जो भी आपको करके देखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर वाई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताइए। वाई नेट कितना हो जाएगा?
2 sin c प्लस d, हमारे पास क्या था, a को कॉमन ले लिया, sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin ओमेगा टी प्लस kx। तो 2 sin c प्लस d, अगर मैं इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ओमेगा टू ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 kx डिवाइडेड बाय 2, तो इसके सिंपल sin kx cos c माइनस d, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, kx कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos ओमेगा टी, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाई नेट मिल रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, हम लोगों ने पढ़ा था y एज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव की इक्वेशन है, दोनों में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? सर वाई नेट में ए भी आई। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वेव यहाँ पे मूव कर रही है। कैसे पता वेव मूव कर रही है? क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ t और x दोनों है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो सिर्फ टाइम अगर वेरी कर रहा है, मैं x को फिक्स कर रहा हूँ, किसी भी मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 मीटर में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया आपको, ये पूरा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा a नेट cos ओमेगा t, ये तो SHM की इक्वेशन होती है। तो ये प्रूव कर रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव में जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सभी SHM कर रहे हैं, लेकिन हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो x को चेंज करूंगा तो ये a नेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे a नेट क्या है, नेट एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव में, ये है 2 sin kx, ये है स्टैंडिंग वेव में नेट एम्पलीट्यूड किसी भी x पोजीशन पे पार्टिकल। अब हम लोग यहाँ पे चला गया 2a सॉरी 2a, ए कॉमन लिया था ए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मेरे को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करना है, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में वर्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात कर कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में, कंस्ट्रक्टिव के केस में नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? इंक्रीज, लेकिन नेट एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होना चाहिए। नेट एम्पलीट्यूड अगर आपका मैक्सिमम है, इसका मतलब साइन के एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 1, तो साइन के एक्स विल बी इक्वल टू 1। 1 कहाँ पे होता है साइन की वैल्यू, 90 के ऑड मल्टीपल में कि इवन मल्टीपल में? 90 270 में तो माइनस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस 1 लेंगे कि सिंपल प्लस 1 लेंगे, पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। सर +1 लेंगे, +1 लेंगे, अरे दोनों मैक्सिमम ही है, एक नेगेटिव में मैक्सिमम है, एक नेगेटिव प्लस में मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम है। तो kx इज इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1 π/2। हर एक ऑड मल्टीपल पे आपको साइन की वैल्यू क्या मिलती है, +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, जैसे 90 डिग्री पे +1 मिलता है, 270 डिग्री पे -1 मिलता है, ठीक, तो इसको आपने ऑड मल्टीपल लिख दिया। k की वैल्यू क्या थी,
तो x क्या आ जाएगा? ये होगा ना। तो x क्या बता रहा है? पोजीशन। सेम चीज रिपीट होगी वेव ऑप्टिक्स में। स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे वेव ऑप्टिक्स का। किस किस पोजीशन पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है? n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो λ/4, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 λ/4, मल्टीपल ऑड मल्टीपल λ/4 पे आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, सो ऑन। जिस पोजीशन पे आपको मैक्सिमास मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स या एंटी नोड्स? एंटी नोड्स। जहां पे आपको मैक्सिमास मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं नोड्स, सॉरी एंटी नोड्स। नोड्स का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0। लिख लीजिए, ये पोजीशन है जहां पे आपको क्या मिलेंगी? एंटी नोड्स मिलेंगे। डिस्ट्रक्टिव के लिए आ जाइए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब नोड्स जहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो? 0, मतलब कि ए नेट की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ए नेट तो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन के एक्स पे। तो मतलब कि साइन के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 0 कहां कहां पे मिलता है? 0, 180, 360। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो यहां पे k की वैल्यू आपने रखी, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स एन पाई। तो x इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। तो हमें कहां कहां पे नोड्स मिल रहा है? 0 पे, λ/2 पे, लैम्डा पे, सो n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 पुट करती जाइए। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? λ/2। λ/2 का डिफरेंस चल रहा है ना एक के बीच में। तो यहाँ पे दो नोड्स या के बीच में डिस्टेंस कितनी है? λ/2। दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस? नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस? क्योंकि पहला नोड मिला 0 पे, उसके बाद क्या मिलेगा? एंटी नोड λ/4 पे। तो आपको नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? λ/4। ये याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नोड कहां पे मिलेंगे और एंटी नोड्स कहां पे मिलेंगे। क्लियर है? स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड है। ये भी एंड्स आपने फिक्स किया हुआ है, दूसरा एंड भी आपका फिक्स है। ये इसकी लेंथ कितनी है? L। हमें स्टैंडिंग वेव बनाना है। ठीक, अगर मेरे को स्टैंडिंग वेव बनाना है तो बेसिक वेव कैसा बन सकता है? इस वाले पोजीशन पे हमेशा क्या बनेगा?
नोट, और इस वाले पोजीशन पे हमेशा क्या बनेगा, नोट, क्योंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, फिक्स किया हुआ आपने दोनों तरफ से। तो अगर यहाँ पे आपको फंडामेंटल वेव बनाना है तो फंडामेंटल वेव तो आपको यही बनेगा, यही बन सकता है ना स्टैंडिंग वेव, ठीक। तो ये आपका फंडामेंटल वेव बनेगा। तो इसका अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी लिखना है, जैसे आपको पता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी लिखनी है v डिवाइडेड बाई लैम्डा। v क्या होता है स्ट्रिंग के केस में, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, लैम्डा। यहाँ पे देखिए नोड और नोड, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2। तो आपने क्या लिखा, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपने बेसिक वेव बनाया था, तो इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, नोट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे तो मैं इसी से कोरिलेट करके बताऊंगा कि साउंड में कैसी चीजें चेंज हो जाती है, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड वेव कैसे बन सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्टैंडिंग वेव बनने की। यहाँ पे तो नोड बनेंगे हमेशा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक और नोड बच जाए बीच में, मतलब कि ये सेकंड वेव बन सकता है स्टैंडिंग वेव। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में ऐसा स्टैंडिंग वेव बन जाए। अगर ऐसी स्टैंडिंग वेव बन रही है तो ये तो डिस्टेंस आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो वही रहेगी ना, वो थोड़ी ना चेंज होगा। नोड एंटी नोड, फिर नोड, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2, सॉरी, नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी को आपने लिखा टी अपॉन म्यू और लैम्डा को क्या लिखूंगा 2L डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2L डिवाइडेड बाई 2। ये क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको आपने क्या लिखा, F इज इक्वल टू 2F0। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, इसलिए इसको मैं कहूंगा सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। क्लियर है। एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ऐसे स्टैंडिंग में बन सकता है, ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई 2, ऐसे कितने आ रहे हैं 3। तो इस केस में L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3F0 आ जाएगा, पुट करके देख लीजिए।
यहाँ पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्लियर है? नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि रेशियो पूछ लेता है कि फिक्स्ड एंड में सेकंड हार्मोनिक और फ्री एंड में फर्स्ट ओवरटोन का रेशियो क्या है। ठीक, इसलिए बस इस बेसिक को समझिए कि हम लोग हार्मोनिक लिखने का तरीका क्या है। अब हम लोग आते हैं ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या होता है? ये देखिए, बेसिक वेव फॉर्म क्या था हमारे पास, ये बेसिक वेव फॉर्म है फंडामेंटल। फंडामेंटल वेव फॉर्म को छोड़कर कितने एक्स्ट्रा लूप्स बन रहे हैं उसको कहते हैं ओवरटोन। फंडामेंटल ग्राफ को छोड़कर या फंडामेंटल लूप को छोड़कर जितने भी एक्स्ट्रा लूप्स बन रहे होंगे उसी को कहते हैं ओवरटोन। ठीक है, इसको छोड़कर इस वाले में देखिए, इसको छोड़ दिया मैंने, ये तो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल को छोड़कर, तो फंडामेंटल को छोड़कर कितने एक्स्ट्रा लूप बन रहे हैं? 1 एक, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल को छोड़कर, इसको छोड़ दीजिए, कितने एक्स्ट्रा लूप बन रहे हैं? 2 दो, तो ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं आप। अब जैसे कि मैंने कहा n कितना होगा, n इंटू एफ नॉट। ठीक है, एक लूप को छोड़ना है तो कितने लूप बच जाएंगे? n-1। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन। इसको याद रखिए। क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर 1 सेकेंड। नोट कर लिया? अब फ्री एंड पे आ जाइए। एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, तो यहां पे स्टैंडिंग वेव बनाना है। इस वाले पोजीशन पे हमेशा क्या बनेगा? नोड। क्योंकि ये एंड फ्री है इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा? एंटी नोड। तो हमें फंडामेंटल वेव बनाना है, तो फंडामेंटल वेव का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड। ये होगा ना फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव। ठीक, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये एल लेंथ है, तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई म्यू 1/λ। लैम्डा को क्या लिखेंगे? 4l। ये हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसकी पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? इसको छोड़कर एक और अगर स्टैंडिंग वेव हमें बनाना है तो कैसे होगा?
यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, यहाँ पे हमेशा नोड बनेगा, यहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? λ/4। ऐसे कितने पार्टीशन? 3। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3λ/4। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3/4L √T/μ। ये फंडामेंटल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू 3f0। तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया? थर्ड। अभी लिखना तरीका बताया ना कि फंडामेंटल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस λ/4। कितने पार्टीशन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5λ/4। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगी? 5f0। ये कौन सा हार्मोनिक हो गया? फिफ्थ हार्मोनिक। अब हम लोग को ओवरटोन पे आते हैं। फंडामेंटल तो ये था ना, फंडामेंटल को छोड़कर कितने लूप हैं? एक। ये कंप्लीट लूप है, ये एक लूप है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। यहां पर फंडामेंटल को छोड़कर कितने लूप एक्स्ट्रा हैं? 2, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड ओवरटोन। फिक्स्ड एंड और फ्री एंड में क्या डिफरेंस आ रहा है? फ्री एंड में हमें इवन हार्मोनिक नहीं मिल रही, जो कि हमें फिक्स्ड एंड पे मिल रहा था। पहला मिल रहा था f0, दूसरा मिल रहा था 2f0, 3f0, 4f0, 5f0, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है f0, 3f0, 5f0। मतलब कि जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो क्या है यहाँ पे? एब्सेंट। क्लियर है? जो चीज यहाँ पे हम लोग फ्री एंड पे पढ़ रहे हैं वही आपका साउंड में हो जाता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। सेम फॉर्मूला। और जो यहाँ पे फिक्स्ड एंड के लिए पढ़ा था वो साउंड में हो जाता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। सेम फॉर्मूला एज इट इज। यहाँ पे फिक्स्ड एंड, वहां पे ओपन ऑर्गन पाइप। यहाँ पे फ्री एंड, वहां पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, इसको कीजिए। उसके बाद कल से हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये आपका वेव इंडस्ट्रिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में हमारा खत्म हो जाना चाहिए साउंड। आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे तक, तो सैटरडे को हम लोग डाउट डिस्कशन दे लेंगे। ठीक है, ज्यादा साउंड में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना डिटेल है नहीं नीट में, तो इसलिए डेरिवेशन से बचेंगे जो इम्पोर्टेंट है बस में। हाँ बोलिए बोलिए। 28 को सर संडे को हमारा टेस्ट है। कहाँ तक? सिलेबस तो हो गया सर, थर्मल आ रहा है, फ्लूइड्स आ रहा है और सॉलिड। अच्छा, तो फिर क्या करना है? सर डाउट सेशन मंडे को रख लेते। ठीक है, तो यहाँ तक प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ कर आइएगा, क्योंकि साउंड में मैं फिर इन सब चीजों को रिपीट नहीं करूंगा और ना ही वेव ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग वाली चीजों को बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि मैंने बोला वेव ऑप्टिक्स का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सर।
थैंक यू सर। ओके।